हेलो दोस्तों, मैं विकास क्या और आज हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी की नई प्लेलिस्ट मैं अपने चैनल पे शुरू कर रहा हूँ। तो इसमें हम हिंदी ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ सुनने का मेरा इरादा था, तो इसलिए मैंने छंद को चुना, सो दैट हम ये समझ सकें कि हमारी जो हिंदी लैंग्वेज है, जिसको बहुत से लोग, खास करके अपने ही देश के लोग, इस तरीके से इसको देखते हैं जैसे ये पता नहीं क्या थी और उन्हें पछतावा होता है कि वो हिंदी बोलते हैं। सो इट्स वेरी शेमफुल। इसलिए हमें ये समझना होगा कि हिंदी भाषा जो हमारी है वो कितनी वैज्ञानिक है। हिंदी भाषा के कई डायलेक्ट्स हैं, बहुत अलग अलग इलाकों में बहुत सी चीज़ें बोली जाती हैं। संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी का, खास करके भारतीय भाषाओं की, सभी भारतीय भाषाओं की जननी माना जाता है। लेकिन उसके अलावा भी जो हमारे जगह जगह के इलाकों में, जैसे गाँव में, या आप अयोध्या के इलाके में चले जाएं, ब्रज में चले जाएं, या आप वृंदावन चले जाएं, या राजस्थान चले जाएं, हर जगह का जो अपना साहित्य है, उस साहित्य में जो भाषा, हिंदी के वेरिएशंस या फिर हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं, जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उनके वेरिएशंस यूज़ किए जाते हैं। और वो वेरिएशंस, अगर आप उनमें लिखी हुई कविताएँ और उनमें लिखी हुई रचनाएँ पढ़ोगे तो वो बड़ी ही गूढ़ तरीके से लिखी हुई होती हैं। हर किसी के समझ में आती नहीं है जब तक कि वो उस लैंग्वेज का और वो उस लैंग्वेज के पीछे छुपी हुई जो ग्रामर है, उसके पीछे छुपा हुआ जो अलंकार होते हैं, रस होते हैं, छंद होते हैं, जो बेसिक ग्रामर होती है, जो साहित्य होता है, जो लिटरेचर होता है, अगर वो उसे नहीं जानता तो वो कभी समझ नहीं पाएगा कि कहा क्या जा रहा है। तो आइए आज कुछ ऐसी ही चीज़ से शुरू करने का मेरा इरादा था। तो हम छंद के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले छंद जो है, जैसे कि मैंने छंद के 3 एग्जाम्पल होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। उसमें सबसे पहला टाइप मैंने लिया है दोहे का। तो दोहा भी एक छंद है, सोरठा भी एक छंद है, चौपाई भी एक छंद है। अगर आप रामचरितमानस उठा के अगर आप देखोगे, और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप रामचरितमानस पढ़ना ही चाहते हैं, और बहुत पढ़ना भी चाहिए, और अगर इतनी बड़ी रामचरितमानस में अगर आप कोई सबसे अच्छा और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को उठाना चाहते हैं, तो वो है आपका जो सुंदरकांड है। वो जो कांड है जिसमें हनुमान जी के बारे में बताया गया है, उसको आप पढ़िए। वो बेसिकली क्या है, रामायण के अंदर, रामचरितमानस के अंदर जो तुलसीदास जी ने लिखी है, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है और रामायण लिखी है महर्षि वाल्मीकि ने। तो जो रामचरितमानस हमारे तुलसीदास जी ने लिखी है, उसमें जो सुंदरकांड है, उसमें जो सुंदर वर्ड है ना, ये हनुमान जी के लिए यूज़ किया जाता है। हनुमान जी का एक अलग नाम है सुंदर, ठीक है, उनको सुंदर के नाम से भी पुकारा जाता है। तो सुंदरकांड हनुमान जी के ऊपर ही है। जैसे भागवत गीता में कर्मयोग पे जो कृष्ण जी थे, उन्होंने अर्जुन को पूरा उपदेश दिया था कि कर्मयोग क्या होता है, कैसे कर्म करना चाहिए, कैसे अपने हर कर्म को अपने प्रभु को अर्पित कर दो, अपने भगवान को अर्पित कर दो। उसी तरीके से जो रामचरितमानस का ये सुंदरकांड है, वो एक तरीके का कर्मयोग का पूरा चैप्टर है। कर्मयोग को 2 माध्यमों से हिंदी साहित्य में समझा जा सकता है। एक तो आपके रामचरितमानस में जो सुंदरकांड है उसको लेके, ये मेरा पर्सनल व्यू है क्योंकि मैंने रामचरितमानस का सुंदरकांड भी पूरा पढ़ा है, और मैंने भागवत गीता में कर्मयोग भी पढ़ा है। और दोनों में अगर भागवत गीता में देखा जाए तो वहाँ पे कृष्ण जी ने अर्जुन को ये समझाया है कि हाउ वी शुड डू इट, उसे क्या सोचना चाहिए कि उसका कर्मयोग बन जाए, कर्म योग बन जाए, ज्ञान योग बन जाए। तो किस तरीके से कर्म करें कि कर्म भी योग बन जाए, उसी तरीके से जो बातें बताई हैं वहाँ पे वो उपदेश हैं। बट वो जो उपदेश दिए हैं श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को, उन सभी बातों का जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाया है, बिना किसी संकोच, बिना किसी क्वेश्चन आंसर के, वो हनुमान जी हैं। और वो रामचरितमानस में उस कैरेक्टर को दिखाया गया है, हनुमान जी को। तो उसमें अगर आप पढ़ेंगे, सुंदरकांड को पढ़ते हैं, अगर आप उसका मतलब समझते हैं, उसकी लाइन बाय लाइन आपको मीनिंग भी मिल जाएगी। बहुत से सोर्सेज अवेलेबल होते हैं, आई कैन ऑल्सो शेयर इट। बट अगर आप उसको देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कर्मयोग। अपने कर्म को जो सुप्रीम है उसको समर्पित कर देना, उसको डिवोट कर देना, उसी को कर्मयोग कहते हैं। कोई इच्छा अपने लिए ना रखना, जो भी कर्म है वो दूसरे का है, उससे जुड़ा हुआ फल भी उसी का है जिसका ये कर्म है। एक्चुअली हमारा कोई कर्म होता ही नहीं है इस दुनिया में, हमारा कोई कर्म होता ही नहीं। जो कर्म होता है वो किसी एक सोर्स की वजह से, इस क्रिएशन की वजह से। दिस क्रिएशन इज़ द रीज़न ऑफ ऑल द कर्मास। सभी कर्मों का कारण ये रचना है, ये पूरी सृष्टि है, ठीक है। इसलिए आप अगर देखना चाहें तो आप रामचरितमानस में आप बिल्कुल जाएं, और पंडित सोमनाथ शर्मा है एक, उनका भी यूट्यूब पे काफ़ी अच्छा वीडियो पड़ा हुआ है।
सी मैं उनका प्रोमोटर नहीं हूँ, इस लाइक कि मैंने वो सुना है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मुझे उसकी मीनिंग समझ में आती है, और तो इस वजह से मैंने बता दिया, आपको भी इजी लगेगी, ठीक है। तो इस वजह से मैंने उसको बता दिया। सो अगर आप कर्मयोग को समझना चाहते हैं और साथ ही रामचरितमानस के जो महान जो मैसेजेस हैं राम के कैरेक्टर को लेकर के, खास करके जो आपका सुंदरकांड है उसमें हनुमान जी के कैरेक्टर को लेकर के जो सारे के सारे मैसेजेस आपको दिए गए हैं कि कैसे आपको कर्म करना चाहिए, कैसे अपना काम किए बिना तब तक आपको नहीं रुकना चाहिए जब तक आप अपना लक्ष्य हासिल ना कर लें। ठीक वही चीज़ जो विवेकानंद ने कही, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, उठो जागो और तब तक लगे रहो जब तक कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो, ठीक है। तो हिंदी की जो, अब उन बातों को वहीं छोड़ते हैं, उन पे डिस्कशन किसी और वीडियो में करेंगे। आगे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, छंद की ओर। तो छंद 3 तरीके के होते हैं बेसिकली, दोहा, सोरठा और चौपाई। इसके अलावा भी बहुत से होते हैं, छप्पे, कुंडलियाँ, बहुत से होते हैं, बट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये 3, दोहा, सोरठा और चौपाई, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। पहचानने को आ जाता है कि ये नीचे दिया गया एग्जाम्पल दोहा है कि सोरठा है कि चौपाई है, तो आपको उसके लक्षण पता होने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए। तो क्या होते हैं छंद को अगर हम डिफाइन करें तो छंद होता क्या है? छंद एक ऐसी रचना होती है, जब भी कोई कविता लिखी जाती है, कोई भी ऐसी रचना की जाती है, जैसे अगर आप रामचरितमानस में देखें तो वो एक तरीके की क्या है, वो एक पद्य रचना है। पद्य मतलब जो कविता के फॉर्म में हो, जिसे गाया जा सके, और गद्य मतलब जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, वो गद्य है, ठीक है। तो छंद में क्या होता है, जो रचना होती है वो पद्य के रूप में होती है, और उस पद्य के रूप में रचना में क्या खासियत होती है कि उसमें मात्राओं का, उसमें एक लय होती है, मात्राओं का एक निश्चित क्रम होता है, उनकी एक निश्चित संख्या होती है, और उसके अलावा उसकी जो गति होती है, उसको गाने की गति, ऐसे नहीं कि बड़बड़ बड़बड़ करके कहीं पिच ऊपर कर दिया, कहीं नीचे कर दिया, नहीं, उसकी एक गति होती है, वो मात्राओं के आधार पर होती है। तो ऐसी कोई भी हिंदी रचना जिसमें मात्रा, लय और गति का निश्चित नियम हो, उसे हम क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। छंद के बारे में आगे जानने से पहले आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि लघु वर्ण और दीर्घ वर्ण क्या होते हैं। लघु वर्ण और दीर्घ वर्ण, लघु का मतलब स्मॉल, छोटा। लघु वर्ण क्या होता है, जैसे आपने ये लिखा क, आपने लिखा ख, आपने लिखा ग, ये लघु वर्ण होते हैं, ठीक है। जब इनके लिए हम मात्राएं लगाते हैं तो उन मात्राओं को हम ऐसे बनाते हैं 1 2 3 4। जैसे अगर मैं लिखूं क म ल, तो कमल के लिए क्या होगा, क के लिए एक मात्रा, ऐसी सीधी डंडी खींचेंगे, म के लिए एक मात्रा, फिर ल के लिए एक मात्रा, ये हो गई कमल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये लघु वर्ण इस तरीके से दिखाए जाते हैं और उनसे जुड़ी हुई मात्राएं ऐसे ही दिखाई जाती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें दीर्घ वर्ण की, तो दीर्घ वर्ण क्या होते हैं, जैसे हमने लिखा आ, या बड़ी मात्रा जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, दीर्घ वर्ण। लघु वर्ण में इसके अलावा छोटी मात्राएं भी आती हैं, जैसे छोटी ई, अगर छोटे ऊ, इसकी मात्राएं लगी हुई हैं, छोटा अ, इस तरह की मात्राएं लगी हुई हैं, तो वहाँ पे भी हम उसको लघु वर्ण कहते हैं और वहाँ पर भी हम इसी एक सिंगल लाइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। दीर्घ वर्ण में क्या होता है, बड़ी मात्राएं होती हैं, ठीक है, जैसे आ हो गया, ई हो गया, जहाँ पर भी बड़ी मात्राएं हो वहाँ पर क्या होगा, दीर्घ वर्ण होगा। और दीर्घ वर्ण को किससे दिखाते हैं, ये एस जैसी कुछ सिंबल बनाते हैं, एस जैसी आकृति होती है। तो अगर मैं लिखूं आ जा, तो इसको कैसे दिखाया जाएगा, बड़ी मात्रा के लिए ये, आ के लिए ये दिखाया, फिर अगला फिर जा है उस पर बड़ी मात्रा पड़ी हुई है, तो उसके लिए भी ये दिखाया जाएगा। तो दिस इज आ जा, इस तरीके से ऐसा होता है। अगर मैं ऐसा लिखूं अनाज, और इसमें अगर मुझे मात्राएं लगानी हो तो कैसे लगेंगी, अ के लिए सिंगल, ना के लिए ये डबल वाला सिंबल, और ज के लिए फिर ये सिंगल सिंबल, ठीक है। तो इस तरीके से लघु वर्ण और दीर्घ वर्ण में मात्राएं लगाई जाती हैं। लघु वर्ण की मात्रा ऐसे होती है, दीर्घ वर्ण की मात्रा ऐसे होती है, ठीक है। अब देखते हैं इसका जो टाइप होता है छंद का, मात्राओं का कॉन्सेप्ट यही है इसमें। अब देखते हैं जो इसकी खासियत है छंद की, वो होती कैसे है। दोहा, सबसे पहला है दोहा हमारा। क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज़ लिखी जाती है, एक एग्जांपल है, ये लिखा हुआ है मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई, ठीक है। और मैं बता दूं, अगर कोई कहीं पर आधा करेक्ट, आधा अच्छे से आधा वहाँ मात्रा की नहीं, उसकी कोई नहीं, जैसे अगर मैं लिखूं श्याम, तो इसके लिए मात्रा लगेगी, के लिए यहाँ पे बड़े आके है तो इसका सिंबल बनेगा, और माँ की ऐसा सिंबल बनेगा, ये और याद
ठीक है, तो ये होता है। दोहा क्या होता है, इसमें क्या होता है, अगर आप देखें तो यहाँ पे जो मैंने अभी जो दोहा है, चार पार्ट्स हैं। कॉमा से पहले पहला पार्ट है, कॉमा के बाद दूसरा पार्ट होता है, फिर अगली लाइन में तीसरा पार्ट होता है अगले कॉमा तक, उसके बाद चौथा पार्ट कहते हैं पार्ट्स, चरण कहते हैं इनको। तो जो दोहा होता है उसमें पहले 13 मात्राएं होती हैं, 30 जो मात्राएं होती हैं, बड़ी मात्राएं छोटी मात्राएं मिला करके 13 होती हैं, और दूसरे और चौथे में कितनी होती हैं, 11 होती हैं। ठीक है, और ये जो छंद लिखे जाते हैं ना, दोहा, सोरठा, चौपाई, ये संस्कृत भाषा में नहीं है। ये जो रामचरितमानस की गई है वो अवधी भाषा है। अवधी भाषा में जब ये रामचरितमानस को लिखा गया, आप ये सोचिए वो संस्कृत नहीं है, वो हमारे छोटे छोटे में रीजन, छोटे रीजन में बोली जाने वाली लैंग्वेज है। वो लैंग्वेज इतनी है कि उसमें लोग रचना करते थे, वो इतना करते थे, जब रचना दो हैं तो पहले सिर्फ 13 में सिर्फ 11 हो, फिर 13 में 11 हो। अगर हमें कोई कविता लिखने को हम तुकबंदी पाए, शायद तुकबंदी के साथ ये मात्रा ला देना हमारे बस की नहीं है भाई। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी इस वैज्ञानिक भाषा को न जानते हुए, हमारे देश की संस्कृत को छोड़िए, संस्कृत है ही नहीं, ये हमारी सारे इलाकों में बोली जाने वाली भाषा थी, जो ब्रज में, अवध में, इन इलाकों में बोली जाती थी। उन भाषाओं की ये खासियत है, ये साइंटिफिक जो ये उस भाषा है जो कि साधारण जगहों में बोली जाती है, तो आम बोली भाषा होती थी, जो गरीब और साधारण जनता बोलती थी, जो एलीट क्लास के लोग थे वो। उनकी ये खासियत है कि मानव का भी ध्यान रखा है, लय का ध्यान रखा है। अगर कह दिया कि ऐसे करके लिख दो, शायद पूरा दिन निकल जाएगा, हम में से कोई दोहा नहीं पाएगा। एंड स्टिल पीपल लाफ एट इंडियन लैंग्वेजेस, शेम ऑन दोस गाइस। ठीक है, शर्म करिए उन्हें, बिना अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को जाने बिना उसका अपमान करने वाले लोग, दे कैन नेवर गेट सक्सेस इन देयर लाइफ, दैट इज अ फैक्ट। सो विस्तार के साथ के लिए कोई भी लैंग्वेज सीखिए, बट ये आपके जो अपनी लैंग्वेज है, अगर नॉलेज है तो एटलीस्ट चाहिए। सीन मेनी पीपल में बोलने वाले को ऐसे देखते, ऐसे व्हाई ही इज अलाइव, जिंदा है यार। कुछ लोग ऐसे भी, मैं सब नहीं, पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, आई नो कि यार चीजें बदल रही हैं, बट ऐसा नहीं था एक समय। मुझे काफी दुख होता था जब मैं ये चीजें देखता था, मैं ये सब जानता था, और मैं एक्सप्लेन करने बैठा तो लोग दांत निकाल देते, बट आई होप कि दांत नहीं निकालेगा, राइट। सो लेट मी टेल यू कि हम उन्हें लिख नहीं पाएंगे इस वैज्ञानिक तथ्य के पहले और दूसरे चरण 13 और चौथे चरण में 13 और 11 से मात्रा। ठीक है, ये देखते हैं कि कैसे मात्राएं लगाई जाती हैं, उसके बाद ही इस वीडियो को खत्म कर देंगे। अगले में हम देखेंगे चौपाई के बारे में, और बात करेंगे अगले सोरठा के बारे में, या फिर अगले वीडियो में सोरठा और चौपाई खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आइए देखते कैसे ये जाता है। मे है, मे बड़ी मात्रा। ठीक है, तो यहाँ पर ये लगाएंगे री, फिर ये लगाया भव, भ व, बाधा, फिर से हरो, ह के लिए छोटी मात्रा, रो बड़ी मात्रा आ गई, रो। अब इसमें जरा मात्राएं गिने हम, टू एस, जो एस जरा सिंबल है ना, इसको 2 मात्राएं गिना जाता है, बड़ी मात्रा के लिए इसको लगाया जाता है। तो यहाँ पे 2 4 2 6 2 8 2 10, और ये 3 छोटी मात्राएं कितनी हो गई, 13 मात्राएं हो गई, 2 एंड देन 3 मोर। ठीक है, तो ये क्या हो गई, 13 मात्राएं हो गई। अब देखते हैं अगली, इसमें 11 होनी चाहिए। तो राधा के लिए क्या हुआ, रा, ठीक है, फिर धा, फिर ना, ग, र, सोई, सो के लिए फिर ये, और ई, छोटी ई की मात्रा है तो ये ऐसे करो। ठीक है, राधा ना गर सोई। तो अब यहाँ गिनिए 2 यानी 4 टाइम्स 2, तो 8 हो गए, और ये छोटी मात्राएं कितनी हो गई, 3 हो गई, 8 और 3 11। ठीक है, तो 13 पहले में है, 11 इसमें है, फिर यहाँ पर आप आओगे तो फिर आपको यहाँ पर 13 मिलेंगी। ठीक है, जा, त, न, की, झाई। ठीक है,
जातन की झाई परे, परे, तो कितना हो गया 2 2 2 2 2 एंड 3, तो कितनी हो गई है 2 5 10 और 3 13, तो यहाँ पर भी 13 हो गई यहाँ कॉमा से पहले। अब यहाँ पर अगर आप करोगे तो मैंने श आधा अक्षर अगर यहाँ होता है उसके लिए मैंने बताया कि यू डोंट हैव टू राइट एनी, जो कोई भी मात्रा लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर या के लिए लगाएंगे और वो कैसी लगाएंगे, ऐसी लगाएंगे। देन मा, हरित, हरित, तुति, तुति, होई, होई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गई, तो ये हो गई 4, 2 और 2 4, और ये बाकी की मात्राएं कितनी हैं 7 मात्राएं, 4 और 7 11। तो पहले वाले सेक्शन में हो गई 13, दूसरे में सेक्शन में हो गई 11, फिर तीसरे सेक्शन में हो गई 13, फिर चौथे सेक्शन में हो गई 11। लिख पाएंगे, ट्राई करें दोहा लिखने की और एक दिन में लिख लें तो समझ में आ जाएगा। तो ये संस्कृत लैंग्वेज भी नहीं है, ये हमारी एक छोटी सी जो आम बोलचाल की भाषा में बोली जाने वाली जो अवधि भाषा थी जिसमें रामचरितमानस लिखा गया, ये उसकी खासियत है। संस्कृत की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो पल्ले ना पड़े अगर ठीक से समझी ना जाए उसे और उसका ठीक से प्रैक्टिस न की जाए तो इतनी आसानी से पल्ले नहीं पड़ेगी। और कोई भी चीज़ पल्ले तभी पड़ती है जब उसमें श्रद्धा हो, और अपनी ही चीज़ों में श्रद्धा ना होना विनाश का सूचक है, ठीक है। तो लेट्स, अगर कोई इस तरह की बातें करता है तो लेट अस टेल देम कि हाँ भाई आप समझो, अगर आपको नहीं समझ में आता तो या तो मुंहबंद रखो या फिर आप समझो कि ये जो लैंग्वेजेस हैं, जो डायलेक्ट्स हैं, जैसे दूसरे देशों के डायलेक्ट्स और दूसरे देशों और दूसरी भाषाओं के लिए तुम्हारे अंदर प्रेम का उफान उमड़ पड़ता है, उसी तरीके से हिंदी भाषा को भी एक डायलेक्ट समझो, इसको भी एक भाषा समझो, और ये तुम्हारे देश की भाषा है, एटलीस्ट इसकी इंसल्ट ना करो। मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई करता है, बट हाँ आई हैव सीन मेनी पीपल, मैंने बहुत से लोगों को देखा है। मैं भी खुद अंग्रेजी में यहाँ बोल रहा हूँ, बट बिकॉज कि मैं पढ़ाते समय वो मेरे फ्लो में आ गया इसलिए बता रहा हूँ, बट दैट डजंट मैटर। कुछ बेवकूफ़ इसी चीज़ पर उठाएंगे कि वाई यूर स्पीकिंग इंग्लिश, हिंदी से इतना प्यार है, ठीक है, क्योंकि बेवकूफ़ों को इससे मतलब नहीं होता कि क्या बताया जा रहा है, उनको सिर्फ इससे मतलब होता है कि मैं सामने वाले में क्या गलती खोजूं। बिकॉज आस्किंग क्वेश्चंस हैज़ 2 रीजंस, 2 कारण होते हैं प्रश्न पूछने के। पहला कारण ये होता है कि मुझ में जिज्ञासा है, क्रेविंग है मुझ में। दूसरा कारण होता है कि मुझे अपने आप को ये दिखाना है कि आई एम स्मार्ट, मैं स्मार्ट हूँ, ठीक है। तो ये 2 तरह के लोग होते हैं, तो इसीलिए आइए इन स्मार्ट लोगों से थोड़ा दूर रहें, इनसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ लेट अस एक्सप्लेन देम, राइट। क्योंकि जो बेवकूफ़ होते हैं उन्हें इस बात से मतलब नहीं होता कि बताया क्या जा रहा है। बचपन में एक कहानी पढ़ाई जाती थी, 3 साथी थे, हिरन, कौवा और चूहा, तीनों में बड़ी दोस्ती थी, तीनों पार्टी वार्टी करते थे। एक दिन हिरन जो है जाल में फंस गया, तो हिरन को देख करके कौवे ने देखा, हो ये तो हिरन है। उसने हिरन से जाके बात की कि तुम घबराना नहीं, मैं जाके चूहे को बुला के लाता हूँ। वो चूहे को बुलाने गया, चूहे को बुला के लाया, उसको बताया, चूहे को बड़ा दुख हुआ, वो आया, उसने अपने दांत पहने किए और जाल काट दिया और हिरन भाग गया। अब ये बताओ इसमें जो मेन चीज़ है वो क्या है? इसमें मेन चीज़ है एसेंस ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती के बारे में जो एसेंस है, फ्रेंडशिप का जो एसेंस है, उसको बताने की कोशिश की गई है इस लैंग्वेज में। लेकिन मूर्ख आदमी क्या करेगा, यार ये बताओ कि ये चूहा और हिरन बात कैसे कर सकते हैं, कौवा और चूहा क्या बात कर सकते हैं? ठीक ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जब हम अपने कल्चर या अपने जो लिटरेचर है उसकी बात करते हैं, क्योंकि मूर्खों का यही काम होता है। आज तक हिरन, कौवा और चूहा की कहानी पढ़ के उनके दिमाग में नहीं आया होगा कि ये कहानी ऐसे क्यों लिखी गई है। ये कहानी इसीलिए ऐसी लिखी गई है क्योंकि जिस लेवल का हमारी प्रज्ञा का स्तर होता है, जो प्रज्ञा मतलब इंटेलेक्ट, अंग्रेजी में उसको इंटेलेक्ट कहते हैं, हमारी बुद्धि का जो स्तर होता है, उसी स्तर के हिसाब से वो कहानियाँ बताई जाती हैं। बच्चों को अगर फ्रेंडशिप के बारे में बताना है तो हम उन्हें दोस्ती नाम की मूवी नहीं दिखा सकते 2 साल के बच्चे को या 5 साल के बच्चे को कि देख भाई दोस्ती की जो पुरानी मूवी आई थी राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की, वो नहीं दिखा सकते। तो हमें उनको एक इस तरीके से बताना होता है जो उस लेवल पे बातों को समझ सकें, दोस्ती कितनी इंपॉर्टेंट है, मिलजुल के रहना कितना इंपॉर्टेंट है, उस लेवल पे समझ सकें। उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें एक कहानी ऐसी बनानी होती है जो उनके मंतव्य को, जो उनके इंटेलिजेंस को सूट करती है, जिसको वो आसानी से समझ सके। इसी तरीके से हमारे यहाँ इन चीज़ों को समझने के लिए, लिटरेचर को समझने के लिए अलग अलग तरीके से बातें कही गई, जिसकी वजह से वो थोड़ी टफ नज़र आती हैं। क्योंकि जिन्हें समझ में नहीं आता उनके लिए अगर ये कहा जाए कि तुम्हें तो सांप सूंघ गया, तो वो अपने चारों तरफ देखेंगे कि कौन सा सांप सूंघ गया, वो सांप ही खोजेंगे, क्योंकि उन्हें मेटाफर्स का नहीं पता, उन्हें ये नहीं पता कि हाँ इसको किस नज़रिए से देखना है, किस तरीके से देखना है। ठीक है, तो अगले
लेक्चर में हम फिर डिस्कस करेंगे अगला छंद यानी चौपाई, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट स्वर। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।